In the last lecture, we have discussed the explanation of the normal Zeeman effect. You know, the normal Zeeman effect arises due to the atomic transition between the two singlet states. Now, today we are going to explain the anomalous Zeeman effect. In the first lecture on Zeeman effect, I have explained what is this anomalous Zeeman effect. You have seen that the anomalous Zeeman pattern is observed due to the splitting of spectral lines arised after the transition between the multiplate levels. When there is a transition between multiplate levels and such a source which produces the fine structure of atomic spectra is placed in an external magnetic field, particularly a weak external magnetic field, then you see that a particular spectral line is splitted into 4 lines or 6 lines and even more than 6 lines. And such phenomenon is known as anomalous Zeeman effect. For example, you know, in case of sodium spectrum, there is a sodium doublet which consists of actually 2 spectral lines named D1 line and D2 line. And when you place the source of sodium light in an external magnetic field, then it is found that the D1 line is splitted into 4 lines and D2 line is splitted into 6 lines. And this phenomenon is anomalous Zeeman effect. एक्चुअली यही एग्जाम्पल जब हमने एनोमेलस जीमन इफेक्ट को डिफाइन किया था तो आपको सोडियम डबलेट का जो स्प्लिटिंग होता है मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन के बाद ये हमने आपको बताया था। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि यह एनोमेलस जीमन इफेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो नॉर्मल जीमन इफेक्ट है उसका एक्सप्लेनेशन क्लासिकली भी संभव है, क्लासिकल फिजिक्स से भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जब आप बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का तो हम लोग स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बिना कंसिडर किए हुए या स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का कंसिडरेशन लिए बगैर भी नॉर्मल जीमन इफेक्ट की व्याख्या कर पाते हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि एनोमेलस जीमन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन श्रोडिंगर के वेव मैकेनिक्स, जिसमें कि स्पिन का कोई आइडिया नहीं है, हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की बात नहीं करते हैं, उसके आधार पर एनोमेलस जीमन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। जब तक आप यह नहीं कंसीडर करेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन में स्पिन एंगुलर मोमेंटम और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तब तक एनोमेलस जीमन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता है। यह भी एक रीजन था स्पिन हाइपोथेसिस जो उलेनबेक और गॉडस्मिथ ने दिया था उसके देने के पीछे कि एनोमेलस जीमन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाए। तो इन ब्रीफ आप कह सकते हैं कि एनोमेलस जीमन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड क्वांटम मैकेनिकली ओनली व्हेन वी विल टेक इन अंडर अकाउंट द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। जब आप स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन दैट इज एलएस कपलिंग की बात करेंगे कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों इंटरेक्टेड होता है, दोनों कंबाइंड होता है और रिजल्ट के रूप में हमको टोटल एंगुलर मोमेंटम और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है एटम का। जब तक आप यह कंसिडरेशन नहीं लेते हैं तब तक एनोमेलस जीमन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। तो आप एक लाइन में यह कह सकते हैं कि एनोमेलस जीमन इफेक्ट एक्सप्लेन हो सकता है जब हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन को कंसीडर करेंगे, उसको अंडर अकाउंट लेंगे। ठीक है, तो जैसा हमने कहा कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के बाद जो एल दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों कंबाइंड होता है और रिजल्ट के रूप में आप पाते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो, अगर आप इस एटम को प्लेस करते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है,
तो वैसी स्थिति में जो हमारा एल वेक्टर है, देखिए इस फिगर में हमने एल वेक्टर को इस डायरेक्शन में दिखाया है, वह एल वेक्टर और स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एस, यह दोनों ही एंगुलर मोमेंटम वेक्टर अपने रिजल्टेंट जे के अबाउट प्रीसेस करता है। मतलब एल प्रीसेस करता है अराउंड द जे, एस भी प्रीसेस करता है अराउंड द जे, ठीक है। लेकिन जो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जे है वह स्वयं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको फिगर में हमने जेड डायरेक्शन में दिखाया, देखिए यहाँ पर, उस मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड यह टोटल एंगुलर मोमेंटम जे प्रीसेस करता है। दिस इज जस्ट लैमर प्रीसेशन, और ये सब बात आप पढ़े भी हैं पहले, ठीक है, लैमर प्रीसेशन पढ़ चुके हैं। तो क्या कहा हमने कि व्हेन एवर द atomic source will be placed in an external magnetic field, the L vector will precess around J, S vector also precesses around J, but this J vector itself precesses around the applied magnetic field as an axis, ठीक है। देखिए अब इस इंटरेक्शन के कारण एक्चुअली होगा क्या, जो एनर्जी लेवल है उसका स्प्लिटिंग होता है, वह ब्रेक करता है, क्योंकि ये जो जे वेक्टर है आप जानते हैं कि इस जे का जो मैग्नीट्यूड होता है, इस जे का मैग्नीट्यूड वह तो फिक्स रहता है, लेकिन इसका जो ओरिएंटेशन होगा स्पेस में वह स्पेस क्वांटाइज्ड होता है। दैट इज कि जे का कंपोनेंट अगर आप ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जे जेड, तो उस जे जेड का कुछ सेलेक्टेड वैल्यू ही होगा, वह कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होता है। इसका मतलब जे जेड इज स्पेस क्वांटाइज्ड। एंड हाउ इट इज स्पेस क्वांटाइज्ड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। पहले इस फिगर में देखिए, हमने फिगर में यह भी दिखाया कि एल वेक्टर के जस्ट अपोजिट है म्यू एल वेक्टर। म्यू एल क्या है, तो दिस इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और आप जानते हैं कि म्यू एल और एल दोनों एंटी पैरेलल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वह नेगेटिव। ये सब बात आप पहले सीखे। ठीक उसी तरह से जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम से एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू एस, दैट इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर एस। ओके, तो ये भी हमने फिगर में दिखाया है, ठीक है। अब देखो कि हमने कहा कि जे जेड का कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिसकंटिन्यूअस वैल्यू होगा, और वह होता क्या है, तो जे जेड इज इक्वल टू एम जे इंटू एच बार। ये सब एनालोगस रिलेशन है। आपने पढ़ा था कि एल जेड इक्वल टू एम एल इंटू एच बार, एस जेड इक्वल टू एम एस इंटू एच बार। ठीक उसी तरह से दिस जे जेड इज इक्वल टू एम जे इंटू एच बार। एंड व्हाट इज दिस एम जे, देखो कैपिटल एम जे लिखा है। एक्चुअली जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन का जो एम जे है, स्मॉल एम जे, वह एडेड होता है, और उससे रिजल्टेंट एम जे मिलता है, जिसको हम लोग कैपिटल एम जे सिम्बॉल से डिनोट करते हैं। एंड दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या इसको इनर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और इस एम जे का वैल्यू एक्चुअली डिपेंड करता है क्वांटम नंबर जे के वैल्यू पर, और फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ जे, एम जे हैज एक्चुअली 2j + 1 वैल्यूज। यू नो, अगर जे का कोई वैल्यू दे दिया गया तो पूछा जाए कि उसके करस्पॉन्डिंग एम जे का कितना वैल्यू होगा, तो आंसर क्या होगा, 2j + 1। और ये वैल्यू होगा क्या, तो फ्रॉम -j to +j एट ए स्टेप ऑफ 1। जैसे तुम लिखोगे -j, फिर उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू होगा -j + 1, फिर होगा -j + 2। इसी तरह से आप पढ़ते जाइए आगे, एक ऐड करते जाइए, और फाइनली आपको मिलेगा j - 1, फिर मिलेगा j। इस तरह से 2j + 1 वैल्यूज हो जाता है। एक्चुअली यह 2j + 1 वैल्यू जो mj का है वह रिप्रेजेंट किस बात को करता है, इसका मतलब ये है, देखो एक पर्टिकुलर जो j का वैल्यू है, मान लो j का कोई एक खास वैल्यू लेंगे, तो वह एक खास एनर्जी लेवल को, खास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को बताता है।
जे के वैल्यू के आधार पर ही यहाँ हम लोग टर्म लिखेंगे और वह एक खास एनर्जी लेवल को बताता है। इसे ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज ए पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही आप उस सिस्टम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो यह जो एक जे लेवल है, जे लेवल मीन्स एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दिस एनर्जी लेवल और दिस जे लेवल विल बी स्प्लिटेड इनटू 2J प्लस 1 एनर्जी लेवल्स। इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा 2J प्लस 1 एनर्जी लेवल्स में। इस तरह से यह डिफरेंट एनर्जी लेवल में स्प्लिटेड होता है, ब्रेक करता है, ठीक है। और ये जो 2J प्लस 1 एनर्जी लेवल्स है, दे आर इक्वली स्पेस्ड। उस दो के बीच का एनर्जी सेपरेशन कांस्टेंट होता है और ऐसे एनर्जी लेवल्स को हम लोग कहते हैं जीमैन लेवल। तो आप ये कह सकते हैं कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था उस स्थिति में एक जो कोई एनर्जी लेवल है वह एक ही लेवल था, लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वह एक सिंगल एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाएगा 2J प्लस 1 एनर्जी लेवल्स में। उतने में वह ब्रेक कर जाएगा, जिसको आप कहते हैं जीमैन लेवल्स, ठीक है। और उसी तरह से जो भी एनर्जी लेवल्स है उसका स्प्लिटिंग होगा, दिस इज कॉल्ड जीमैन स्प्लिटिंग, ठीक है। अब ट्रांजिशन होगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे पर, उसी से स्पेक्ट्रल लाइन अराइज होगा, जिस बात को हम लोग समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा एटम जब इंटरेक्टेड होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से तो उसके एनर्जी में क्या चेंज आता है। एक्चुअली जब तुम एटम बोलते हो तो कई बार बोल चुके हैं कि उसको तुम एक मैग्नेटिक डायपोल समझो, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट है। सो दे आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक डायपोल्स और एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल्स। और आप ये भी कह सकते हैं कि दे आर जस्ट इक्विवेलेंट टू टाइनी मैग्नेट्स। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन के बाद उस एटम के एनर्जी में चेंज कितना होगा। जितना इंटरेक्शन के कारण एनर्जी डेवलप होगा उतना ही तो एनर्जी चेंज होगा। इसलिए चेंज्ड एनर्जी को हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी भी कहते हैं। इंटरेक्शन एनर्जी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर एम इज टू फाइंड व्हाट विल बी द इंटरेक्शन एनर्जी, and when you say interaction energy that means change in energy of the atomic system। तो आप चेंज इन एनर्जी उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, यह जब नॉर्मल जीमैन इफेक्ट का थ्योरी हमने डिस्कस किया था तब भी आप इस बात को सीखे थे। एग्जैक्टली वही बात होगी, केवल यहाँ पर वहाँ केवल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे थे, यहाँ टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यूजे होता है हमारे एटम का, म्यूजे, वह टोटल एंगुलर मोमेंटम जे से रिलेटेड कैसे होता है ये आप पहले ही सीख चुके हैं वेक्टर एटम मॉडल में। और आपने वहाँ सीखा था कि म्यूजे इज इक्वल टू माइनस जी टाइम्स ई ओवर 2m इंटू जे। और यही रिलेशन देखिए, ये जो माइनस साइन है यह बता रहा है कि दिस म्यूजे वेक्टर इज जस्ट एंटी पैरेलल टू जे वेक्टर, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ जो यह जी फैक्टर है आप इसके संबंध में पढ़े हैं, दिस इज नोन एज लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर, या इसको लेंस जी फैक्टर भी कहते हैं। और ये जी फैक्टर होता कितना है, इसको मापने का फॉर्मूला क्या है, ये आप ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं पिछले क्लासेज में। यहाँ इसकी आवश्यकता होगी, कैलकुलेशन में हमें हमेशा इस लेंस जी फैक्टर का वैल्यू जानना होगा। तो हम आपको याद दिला दें, आप पढ़े हुए हैं कि दिस जी इज इक्वल टू 1 प्लस जे टाइम्स जे प्लस 1 प्लस एस टाइम्स एस प्लस 1 माइनस एल टाइम्स एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2j into j plus 1. This is the expression by which we determine the length splitting factor g. ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आगे, देखना कि g निकालना पड़ेगा। अब ऊपर वाले इस रिलेशन को देखिए, म्यूजे इक्वल टू माइनस जी ई ओवर 2m इंटू जे।
अब अगर आप म्यूजे और जे वेक्टर का के मॉडुलस का रेशियो फाइंड आउट करते हैं, आप जानते हैं कि डायरेक्ट हम वेक्टर के रूप में रेशियो नहीं निकाल सकते। कोई अगर ऐसा लिखता है कि म्यूजे डिवाइडेड बाय जे वेक्टर, वेक्टर म्यूजे बाय वेक्टर जे, तो दिस विल बी एक्चुअली मीनिंगलेस बिकॉज यू नो फ्रॉम वेक्टर अलजेब्रा दैट द डिवीजन ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड इन वेक्टर अलजेब्रा। आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, उसका कोई डेफिनेशन है ही नहीं। इसलिए हमको मॉडुलस लेना होगा। तो म्यूजे का मॉडुलस और जे का मॉडुलस दोनों का जो रेशियो है, आप देखिए कि वो अब इक्वल क्या होगा, जी इंटू ई बाई टू है। मॉडुलस लिया इसलिए माइनस साइन छोड़ दिया है। तो म्यूजे डिवाइडेड बाय जे, दिस इज इक्वल टू जी इंटू ई डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है। अब देखो, जब आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड में हमारा जो जे वेक्टर है वह प्रीसेस करता है अराउंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी, और ये जो प्रीसेशन है इसको आप कहते हैं लैमर प्रीसेशन। और लैमर प्रीसेशन हम लोग पहले पढ़े हैं कि यह प्रीसेशन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी से होता है, और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज लैमर फ्रीक्वेंसी या व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लैमर प्रीसेशन। न्यूमेरिकली एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लैमर प्रीसेशन एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लैमर प्रीसेशन दोनों सेम ही होता है। इसलिए आप इसको इस ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लैमर प्रीसेशन कहिए या कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहिए, एक ही बात है। तो आपने पढ़ा था लैमर्स थ्योरम में कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लैमर प्रीसेशन होगा, दैट इज जिस एंगुलर वेलोसिटी से जे वेक्टर अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड बी प्रीसेस करता है, वह प्रीसेशनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लैमर्स थ्योरम के हिसाब से होता क्या है, ये आपने पढ़ा है कि दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ म्यू जे डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ जे टाइम्स बी। बात समझ में आ रही है। लेकिन आप इक्वेशन नंबर 2 को देखिए कि म्यूजे और जे के मॉडुलस का रेशियो तो जी इंटू ई बाई 2m है। तो हम म्यूजे और जे के मॉडुलस के रेशियो के जगह पर क्या लिख देंगे, जी इंटू ई बाई 2m। सो दिस ओमेगा विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लैमर प्रीसेशन ऑफ जे अबाउट बी, या कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी विथ विच द जे वेक्टर प्रीसेस अराउंड बी, वह कितना के बराबर हो गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू जी ओ इंटू ई बाई 2m टाइम्स बी। ठीक है। अब देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन होगा एटॉमिक डायपोल का, उससे उसमें इंटरेक्शन एनर्जी डेवलप होगा। हमारे एटम में तो पहले से भी एनर्जी था, लेकिन ड्यू टू मैग्नेटिक इंटरेक्शन जो एनर्जी डेवलप होगा उसके कारण उसका एनर्जी चेंज करेगा। कितना चेंज करेगा, तो जितना इंटरेक्शन के कारण एनर्जी डेवलप हुआ, जिसको तुम कहते हो इंटरेक्शन एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, उतना ही चेंज होगा नहीं। इसलिए आप इंटरेक्शन एनर्जी भी इस एनर्जी को कह सकते हैं, या उसके जगह पर यह भी कह सकते हैं कि हमारे एटॉमिक सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड में प्लेसिंग के बाद एनर्जी चेंज कितना किया, एनर्जी चेंज कितना किया। तो आप उस एनर्जी चेंज को जान चुके हैं। पिछले क्लास में हमने डिटेल डिराइव करके बताया था कि जब हम लोग एनर्जी इंटरेक्शन एनर्जी निकालते हैं तो वह इंटरेक्शन एनर्जी होता है माइनस म्यू डॉट बी। यहाँ पर लिखेंगे माइनस म्यू जे डॉट बी, याद है। अब इसी को हमने सिंप्लीफाई किया था, और सिंप्लीफाई करने के बाद रिजल्ट जो म्यू एल के लिए किया था, रिजल्ट आया था वह था डेल्टा ई इक्वल टू ओमेगा इंटू, वहाँ पर आपने लिखा था एल जेड। फर्क इतना ही है ना कि जहाँ एल लिखते थे वहाँ पर जे है। तो हम यहाँ पर इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई नहीं किए हैं। आप पिछले वाला वीडियो देखिए कि कैसे माइनस म्यू एल डॉट बी बराबर हो गया था ओमेगा इंटू एल जेड के। ये आप देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में। ठीक उसी तरह से जब यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा ई इक्वल टू ओमेगा इंटू जे जेड।
देखो इस इंटरेक्शन एनर्जी का सिंबल ही हमने लिखा डेल्टा ई नहीं लिखा। डेल्टा से मतलब है चेंज। तो हमने क्या कहा था कि एक्चुअली यह एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन के बाद जो एनर्जी में चेंज आता है वह है, और वही चेंज होगा किसके बराबर, तो जितना एनर्जी डेवलप करेगा उतना ही तो चेंज होगा। इसलिए आप इसको चेंज इन एनर्जी ऑफ द एटॉमिक सिस्टम कहिए या इसको इंटरेक्शन एनर्जी कहिए, एक ही बात है। सो दिस डेल्टा ई इज फाउंड टू बी ओमेगा इंटू जे जेड। लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए कि ओमेगा का वैल्यू क्या है, वह लैमर थ्योरम से आपने फाइंड आउट किया इक्वेशन 3 में कि दिस इज जी इंटू ई बाई 2m इंटू बी। तो आप क्या करेंगे, ओमेगा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो ओमेगा का वैल्यू है जी इंटू ई बाई 2m इंटू बी। और आप पहले ही जान चुके हैं कि यह जे जेड तो स्पेस क्वांटाइज्ड है, यह जे जेड होता किसके बराबर है, आप सीखें कि दिस इज एम जे इंटू एच बार। तो जे जेड के प्लेस पर लिख दिया एम जे इंटू एच बार। ओके, एंड सो नाउ अरेंज द टर्म, दिस डेल्टा ई इज इक्वल टू जी इंटू एम जे इंटू ई एच बार ओवर 2m इंटू बी। इंटरेक्शन एनर्जी मालूम हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में एक कन्वेंशन है, एक ट्रेडिशन है कि हम लोग एनर्जी को वेव नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। वेव नंबर के टर्म में, जब वेव नंबर बोलते हो दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, उसका यूनिट मीटर इनवर्स होता है। बट दिस एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। और जब आप एनर्जी को वेव नंबर के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो याद करो पिछले क्लास को कि हमने उसको कहा था टर्म वैल्यू। एक्चुअली कोई जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है वह एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, और उस एनर्जी लेवल का दैट उस टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा अगर उसको वेव नंबर में व्यक्त कर दिया जाए तो हम लोग उसको बोलते हैं टर्म वैल्यू। यहाँ एनर्जी नहीं है, ये वास्तव में चेंज इन एनर्जी है। इसीलिए आप यह भी कह सकते हैं कि यह जब वेव नंबर के टर्म में हम इस चेंज इन एनर्जी को एक्सप्रेस करेंगे तो हमको चेंज इन टर्म वैल्यू मिलेगा। इसलिए टर्म वैल्यू का सिंबल आप देखिए, हमने टी नहीं लिखा, क्या लिखा, डेल्टा टी। दिस इज एक्चुअली द चेंज इन टर्म वैल्यू। और आप जानते हैं डेफिनेशन से कि टर्म वैल्यू एनर्जी डिवाइडेड बाय एच सी विथ माइनस साइन होता है। माइनस साइन क्यों लगाते हैं कन्वेंशनली, ये हमने आपको बताया था कि नॉर्मली जो एनर्जी है हमारे सिस्टम का वो नेगेटिव है। टर्म वैल्यू को पॉजिटिव लाने के लिए ट्रेडिशन है कि हम उसमें माइनस साइन लगा के डिफाइन करते हैं। ओके, सो दिस डेल्टा टी विल बी इक्वल टू माइनस ई ओवर एच सी। दिस इज जस्ट डेफिनेशन ऑफ टर्म वैल्यू। ओके, अब डेल्टा ई इक्वेशन 4 में ही कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी डेल्टा ई के वैल्यू को एच सी से डिवाइड कर दो विथ नेगेटिव साइन तो तुमको टर्म वैल्यू मिलेगा, मतलब चेंज इन टर्म वैल्यू मिलेगा। ओके, सो व्हाट विल बी दिस, देखो 1 ओवर एच सी, एच को लिख दिया 2 पाई एच बार। एच बराबर क्या होता है, 2 पाई एच बार इंटू सी। एंड डेल्टा ई, देखो इक्वेशन नंबर 4 को, डेल्टा इज दिस मच, दिस इज जी इंटू एम जे into EH bar into B. Okay, now this H bar and this H bar will cancel out and your result is what, this will be delta T equal to minus G into mj times EB divided by 4 pi mc। ठीक है, अब ये जो G into mj है इसी का वैल्यू चेंज करेगा, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म लेंगे या अलग अलग एनर्जी लेवल लेंगे तो उसके लिए जी और एम जे का वैल्यू अलग अलग होगा, और ये जो प्रोडक्ट है जी इंटू एम जे उसका भी वैल्यू अलग अलग होगा। तो जब हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक ट्रांजिशन तो हमेशा हमें जानना होगा एक गिवन स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म के लिए या एनर्जी लेवल के लिए कि जी का वैल्यू क्या है और एम जे का वैल्यू क्या है, फिर इसका प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। ई बी डिवाइडेड बाय 4 पाई एम सी, ये फॉर ए गिवन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड बी का स्ट्रेंथ ही बदलोगे तब बदलेगा यह, अन्यथा यह कांस्टेंट है। ठीक है,
तो ये इस तरह से आपने इंटरेक्शन एनर्जी को फाइंड आउट कर लिया इन टर्म्स ऑफ द वेव नंबर। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग इन ब्रीफ ऐसे भी लिखते हैं कि डेल्टा टी इक्वल टू माइनस जी एम जे इन टू एल प्राइम। एल प्राइम किसको लिखा गया आप देख सकते हैं, ई बी ओवर 4 पाई एम सी के जगह पर एल प्राइम लिखा गया। याद करो जब नॉर्मल जीमैन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन पढ़े थे तब भी यह आया था। दिस इज नोन एज लॉरेंज यूनिट। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से जो इंटरेक्शन एनर्जी डेवलप होता है या कहिए कि जो एनर्जी में चेंज आता है उसको मापने का एक यूनिट हो गया यह लॉरेंज यूनिट। एल प्राइम का वैल्यू मालूम है, उसको जी इंटू एम जे से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको मालूम हो जाएगा कि व्हाट इज द चेंज इन इंटरेक्शन एनर्जी। ओके, तो इस तरह से आप देखते हैं कि एनर्जी में एक चेंज आता है किसके कारण, एटम को जब हम प्लेस करते हैं किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो फॉर्मूला आपने निकाला डेल्टा टी इक्वल टू माइनस जी एम जे इंटू एल प्राइम, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम and also for a system whose valency is actually 2 or more than 2। अगर हमारे एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का संख्या एक है दैट इज कॉल्ड मोनोवैलेंस। जैसे हमारा सोडियम का ही एग्जांपल लेके हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सोडियम का वैलेंसी आप जानते हैं 1 होता है, इसका आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि यह फॉर्मूला केवल इस मोनोवैलेंट एटम के लिए ही एप्लीकेबल है। जिसका वैलेंसी 2 होगा, 2 से अधिक भी होगा, उसके लिए भी यह फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ओके, अब देखिए, तो ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड में एटम प्लेस होगा उसके एनर्जी में कितना चेंज आएगा। उस एनर्जी चेंज को हम वेव नंबर के यूनिट में कैसे मेजर करेंगे ये भी आपने निकाल लिया। अब देखते हैं कि ट्रांजिशन कैसे होगा, किस सिलेक्शन रूल के तहत होगा और कौन कौन ट्रांजिशन अलाउड होगा, कौन ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। अब इन बातों को डिस्कस करेंगे बाय ए प्रॉपर एग्जाम्पल। तो हमने डेफिनेशन में ही सोडियम का जो डबलेट है D1 D2 लाइन है उसके स्प्लिटेड पैटर्न को दिखाया था बिना एक्सप्लेनेशन का। अब एक्चुअली उसी का एग्जाम्पल लेते हुए हम इस एनोमेलस जीमैन इफेक्ट के घटना को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर हम स्प्लिटिंग की बात करेंगे कि कोई जो एनर्जी लेवल है वह कितने एनर्जी लेवल में स्प्लिटेड होगा, तो ये आप सीख चुके हैं कि जो एक गिवन एनर्जी लेवल का जो स्प्लिटिंग है वह होता है कितने एनर्जी लेवल्स में, तो 2J + 1 एनर्जी लेवल्स में, जिसको कहते हैं जीमैन लेवल। तो अगर हमें J मालूम हो तो हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीमैन लेवल्स आफ्टर स्प्लिटिंग कितना होगा। देखिए, अगर तुम सोडियम डबलेट की बात करते हो तो याद करो कि सोडियम डबलेट में एक्चुअली 2 स्पेक्ट्रल लाइन होता है। एक को कहते हो तुम D1 लाइन और दूसरे को कहते हो D2 लाइन। D1 लाइन और D2 लाइन, ध्यान से देखो। तो जैसे ये D1 D2 लाइन इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराइज कैसे होता है, कहाँ से यह मिलता है, किस ट्रांजिशन से मिलता है। एक्चुअली D1 लाइन अराइजेज होता है जब ट्रांजिशन होता है 2p हाफ लेवल से 2s हाफ लेवल पर। 2p हाफ एक एनर्जी लेवल है, 2s हाफ दूसरा एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल। जैसे ये तुम्हारा है 2p हाफ एनर्जी लेवल और ये है तुम्हारा 2s हाफ एनर्जी लेवल। जब इस 2p हाफ लेवल से एटॉमिक ट्रांजिशन होगा 2s हाफ लेवल पर, तो इस ट्रांजिशन से जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है दैट इज कॉल्ड D1 लाइन। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर ये एटॉमिक ट्रांजिशन 2p3/2 एनर्जी लेवल से 2s हाफ एनर्जी लेवल पर होता है
तो उस ट्रांजिशन से जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है दैट इज कॉल्ड D2 लाइन। ठीक है, तो हमारे सोडियम के स्पेक्ट्रम में ये दो स्पेक्ट्रल लाइन है जिसको सोडियम डबलेट कहते हैं। लेकिन अब जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सोडियम के सोर्स को प्लेस कर देंगे तो ये जो हमारा D1 लाइन है इसका स्प्लिटिंग होगा 4 स्पेक्ट्रल लाइन में और D2 का स्प्लिटिंग होता है 6 स्पेक्ट्रल लाइन में, एंड दैट इज कॉल्ड anomalous Zeeman पैटर्न। बट हाउ D1 विल बी स्प्लिटेड इनटू 4 लाइन्स and D2 will be splitted into 6 lines in the presence of magnetic field. Now we are going to explain it. अब इसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो उस एक्सप्लेनेशन के पहले आप जरा सा जो एक्सप्लेनेशन में नीडेड होगा कुछ क्वांटिटीज, हम उसका कैलकुलेशन इस टेबुलर फॉर्म में यहाँ दिखाए हैं। पहले इस टेबल को आप समझिए, ध्यान से देखिए। हमने यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिखा है टर्म्स को। टर्म्स जिस मतलब वह टर्म या वह टर्म जब बोलते हैं इसका मतलब एनर्जी लेवल। टर्म का मतलब एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल क्या क्या है जिसके बीच ट्रांजिशन होना है, पहले उसको मेंशन किया है। ध्यान से देखो, तो एक टर्म है हमारा इस ट्रांजिशन में 2s हाफ। आप देखिए D1 D2 लाइन दोनों केस में ट्रांजिशन एंड करता है 2s हाफ एनर्जी लेवल पर। जब आप 2s हाफ लिखते हैं तो आप जानते हैं कि जो 2 है सुपर स्क्रिप्ट दैट इज मल्टीप्लिसिटी, और हाफ यहाँ क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ जे। जो 1/2 सबस्क्रिप्ट है वह किसका वैल्यू है, जे का वैल्यू, ध्यान रखना। अब 2s हाफ आप जानते हैं कि s टर्म के लिए जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर l होता है वह 0 होता है, तो l इसका 0 होगा। और s का जो वैल्यू है वह तो फिक्स है कि वह 1/2 ही होगा, सो दिस इज 1/2। एंड जब हम j बोलेंगे तो l अगर 0 है तो j का वैल्यू केवल l प्लस s होता है, सो 0 प्लस हाफ दैट इज 1/2। आइए से तो यह 1/2 हमने कहा j को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऑलरेडी दिखाया हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा टर्म है 2p हाफ। p है तो p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, s का वैल्यू 1/2 हो गया। तो अब ऐसी स्थिति में एक्चुअली j का दो वैल्यू आता है, एक होगा 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, तो 2p हाफ उसी एनर्जी लेवल को बताता है। दूसरा j होगा l प्लस 1/2, तो l प्लस 1/2 करोगे तो 3/2, नहीं तो ये सारा क्वांटम नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, हमने अभी कहा था कि फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ j ए एनर्जी लेवल इज स्प्लिटेड इनटू 2j प्लस 1 जीमेन लेवल्स। ध्यान से देखो यहाँ पर 2j प्लस 1 जीमेन लेवल्स, तो j है हाफ, तो व्हाट विल बी 2j प्लस 1, तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 एंड दिस विल बी 2। तो इसका मतलब 2s हाफ एनर्जी लेवल जो एक एनर्जी लेवल था इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसका स्प्लिटिंग हो जाएगा 2 एनर्जी लेवल में, जो तुम इस फिगर में देख सकते हो। ध्यान से देखो, ये तुम्हारा जो हॉरिजेंटल लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स द एनर्जी लेवल 2s हाफ, और ये उस समय है जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, दैट इज फील्ड फ्री कंडीशन में। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया कि B इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स वी हैव अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से देखो, ये 2s हाफ एनर्जी लेवल का स्प्लिटिंग हमने यहाँ दिखाया है कि ये 2 लाइंस में हो गया। तो ये स्प्लिटेड जीमेंट लाइंस है, एक आप यह जो हॉरिजेंटल लाइन जिस पर हम अभी पेन चला रहे हैं उसको देखो, और दूसरा ये हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, तो 2s हाफ लेवल का स्प्लिटिंग 2 लेवल्स में हो गया, एंड दीज आर एक्चुअली द जीमेन लेवल्स इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक इसी तरह से देखिए, अगर हम बात करें 2p हाफ का, तो 2p हाफ के लिए भी j का वैल्यू 1/2 ही है। तो जब j 1/2 ही है तो इसका भी स्प्लिटिंग 2 में होगा। ऐसे ही निकालोगे 2 इंटू हाफ प्लस 1, तो ये भी स्प्लिटेड हो जाएगा 2 जीमेन लेवल्स में। तो आप देखिए यहाँ पर कि 2p हाफ, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द 2p हाफ एनर्जी लेवल इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगेन दिस विल बी स्प्लिटेड इनटू
टू एनर्जी लेवल्स जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये पहला एनर्जी लेवल है तो फिर यह दूसरा एनर्जी लेवल है, इसमें इसका स्प्लिटिंग हो गया। बात समझ आ रही है? अब चलो तीसरे की बात करते हैं। तीसरा टर्म है 2p3/2, 2p3/2। अब यहाँ j का वैल्यू 3/2 हो गया, तो बोलो 2j + 1 कितना होगा? तो 2 × 3/2 + 1 एंड 2 कैंसिल, सो दिस विल बी इक्वल टू 4। इट मीन्स कि हमारा जो 2p3/2 एनर्जी लेवल है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वह 4 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटेड हो जाएगा। दैट विल गेट स्प्लिटेड इनटू 4 जीमेन लेवल्स। आप देखिए यहाँ पर, दिस इज योर 2p3/2 एनर्जी लेवल। अब इसका स्प्लिटिंग आप देख सकते हैं कि 4 एनर्जी लेवल्स में हो रहा है। जो 4 हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर पैरेलल लाइन्स आप देख रहे हैं, यह 4 जीमेन लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल कितने एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटेड हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में 2s हाफ का स्प्लिटिंग 2 लेवल में होता है, 2p हाफ एनर्जी लेवल भी 2 जीमेन लेवल में स्प्लिटेड होता है, और 2p3/2 4 जीमेन लेवल में स्प्लिटेड होता है। ठीक है, अब इसके अलावा आपको इस एनर्जी लेवल को असाइन करना है कुछ और पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे हमने कहा था कि आपको G का भी वैल्यू जानना होगा लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर का। तो G का वैल्यू कैसे जानेंगे, ये आप के लिए एक होमवर्क है, आप यह निकाल सकते हैं। हम आपको यहाँ फॉर्मूला G का दिखाए हुए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो। दिस इज द फॉर्मूला बाय व्हिच वी विल मेजर द वैल्यू ऑफ G। अगर ये तीनों क्वांटम नंबर J, S और L मालूम है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हर एक केस में, और G का वैल्यू उस केस के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम बार बार आपको करके नहीं दिखाएंगे, हमने डायरेक्ट लिख दिया है, आप इस फॉर्मूला के आधार पर उसको चेक कर सकते हैं। ध्यान से देखो, अगर हम 2s हाफ टर्म की बात करें तो इस केस में तीनों क्वांटम नंबर लिखा हुआ, ध्यान से देखो, L है 0, S है हाफ, J है 1/2। तो जब उस फॉर्मूला में रखेंगे इस तीनों क्वांटम नंबर का वैल्यू तो G निकलेगा कि नहीं, आप निकाल के देखिएगा, दैट विल बी 2। ओके, अब इसी तरह से अगर हम 2p हाफ इस टर्म के लिए L है 1, S है हाफ, J है हाफ, इसके लिए फिर G का वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा। और 2p3/2 इसके लिए अगर आप फिर G निकालना चाहते हैं तो देखो L 1 है, S हाफ है और J 3/2 है। तो फिर सारा वैल्यूज फॉर्मूला में रखो और कैलकुलेट करो, तुम देखोगे कि जो G का वैल्यू है वह वैल्यू तुमको आ जाएगा 2/3। नहीं, इस केस में G का वैल्यू आया था 2/3। ध्यान दीजिए, 2p हाफ में, ये गलत संभवतः बोल दिया था, लेकिन 2p3/2 केस में आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब आप जानते हैं mj का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, +j2 -j1 के घटाते जाओ। देखो j का वैल्यू 2s हाफ टर्म के लिए 1/2 है, तब पहला वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, प्लस लिख रहे हैं तो दूसरा लिखेंगे 1/2 -1 जो बराबर होगा -1/2। तो ये हो गया +j, ये हो गया -j। इसलिए J का mj का वैल्यू इस अगर 2s हाफ टर्म के लिए लिखेंगे दैट विल बी +-हाफ। ओके, वैसे 2p हाफ के लिए J अगेन तुम्हारा 1/2 ही है, तो mj का 2 ही वैल्यू होगा, एक होगा +हाफ, दूसरा होगा -हाफ। अब बात करते हैं J = 3/2 का। तो इसमें तो 3/2 से -3/2 तक पहुंचना है, 3/2 से -3/2। तो पहला होगा 3/2, फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा 1/2, फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा -1/2, फिर उसमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3/2। इसका मतलब +3/2 और -3/2 ये दोनों वैल्यू होगा। अब +1/2 और -1/2 ये भी दो, मतलब 4 वैल्यू हो गया इसका। ठीक है, अब जब हम लोग लॉरेंज यूनिट के टर्म में एनर्जी का शिफ्ट निकालते हैं, एनर्जी का चेंज निकालते हैं, तो आपने देखा था
कि एनर्जी का जो चेंज आता है डेल्टा टी, दैट इज सिंपली इक्वल टू माइनस जी इंटू एम जे इंटू एल प्राइम। तो एल प्राइम को रहने दो, उसी के यूनिट में अगर हम इस एनर्जी शिफ्ट जानना चाहते हैं तो केवल हमको चाहिए किसका वैल्यू, जी इंटू एम जे का वैल्यू। तो जैसे हमने यहाँ लिखा शिफ्ट इन लॉरेंज यूनिट जो है जी इंटू एम जे। जी का वैल्यू 2s हाफ टर्म के लिए 2 है और एम जे का वैल्यू प्लस माइनस 1/2 है। तो दोनों का प्रोडक्ट निकालो, दिस विल बी 2 इंटू प्लस माइनस 1/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो प्लस माइनस 1 जो लिखे हो तो इसमें एक्चुअली एल प्राइम से गुना रहेगा तब एनर्जी एक्चुअल वैल्यू आएगा, लेकिन हमने तो लिख दिया कि एल प्राइम को एक यूनिट मान लेना है, इसलिए वैल्यू लिख दिया प्लस माइनस 1। फिर आप 2p हाफ टर्म के लिए देखिए, g इज इक्वल टू 2/3 एंड एम जे इज इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा देखो, 2/3 इंटू करेंगे प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ। तो ये 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट बच गया प्लस माइनस 1/3। और ठीक इसी तरह से 2p 3/2 टर्म के लिए आप देखते हैं कि mj का 4 वैल्यू है। mj का कितना वैल्यू है, 4, 3/2 माइनस 3/2, 1/2 माइनस 1/2, और g का वैल्यू इसके लिए है 4/3। इसीलिए इस केस में लॉरेंज यूनिट के टर्म में जो एनर्जी शिफ्ट निकलेगा उसका भी 4 वैल्यू होगा। क्या लिखेंगे, 4/3 इंटू प्लस माइनस 3/2, नहीं तो दिस विल बी प्लस माइनस 2। अब 4/3 इंटू प्लस माइनस 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2/3। ये सारा आपने निकाल लिया। अब ये जो एनर्जी लेवल्स है 2s हाफ, 2p हाफ एंड 2p 3/2, ये सारा एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाता है कितने जीमेन लेवल्स में, ये आप सीख चुके हैं कि 2s हाफ 2 लेवल्स में, 2p हाफ 2 लेवल्स में और 2p 3/2 4 लेवल्स में, आप सीख गए। अब इसका जो mj का वैल्यू और gmj का वैल्यू है वह डिफरेंट एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग कितना है, अब हम उसको नोट कर रहे हैं। देखो 2s हाफ के स्प्लिटिंग से जो 2 लेवल मिला उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे mj का वैल्यू। तो mj का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अभी टेबल को देखो, आया है माइनस हाफ एंड प्लस हाफ। तो दिस इज माइनस हाफ एंड दिस इज प्लस हाफ, ठीक है। और इसी के करस्पॉन्डिंग हम g इंटू एम जे का भी वैल्यू लिखेंगे। आप 2s हाफ के लिए g इंटू एम जे भी जान चुके हैं, वह है प्लस माइनस 1, तो दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज प्लस 1, ओके। फिर 2p हाफ के लिए भी आप mj का वैल्यू लिख दीजिए, वह है माइनस हाफ प्लस हाफ, नोट कर लिया दोनों लेवल के लिए। और करस्पॉन्डिंग जो g इंटू एम जे का वैल्यू है उसको भी लिख दिया, माइनस 1/3 एंड प्लस 1। ठीक इसी तरह से 2p 3/2 एनर्जी लेवल जो 4 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटेड हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग mj का वैल्यू क्या है वो आप यहाँ नोट कर दीजिए। तो दिस विल बी माइनस 3/2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 एंड प्लस 3/2। और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है g इंटू एम जे का उसे भी यहाँ नोट कर दिया, दिस इज -2 माइनस 2/3 प्लस 2/3 एंड प्लस 2। अब अगर हम बात करें D1 लाइन का, तो याद करो कि जो D1 लाइन का एराइज होता है किस ट्रांजिशन से, जब 2p हाफ एनर्जी लेवल से एटॉमिक ट्रांजिशन 2s हाफ लेवल पर होता है, जो आप इस फिगर में देख सकते हैं। हमने इस D1 लाइन को यहाँ दिखाया है कि दिस इज योर D1 लाइन विच एराइज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ एटम फ्रॉम 2p हाफ एनर्जी लेवल टू 2s हाफ एनर्जी लेवल, या आप 2p हाफ स्टेट टू 2s हाफ स्टेट भी कह सकते हैं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अब यह D1 लाइन कितने लाइन में स्प्लिटेड होगा, ये एक्चुअली गवर्न होता है बाय ए पर्टिकुलर सिलेक्शन रूल। और उस सिलेक्शन रूल हुआ कैसे, ये हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ हमने डायरेक्ट लिखा है। यहाँ देखो, एक्चुअली ये एटॉमिक ट्रांजिशन जिस सिलेक्शन रूल के तहत होगा, जिसको ओबे करते होगा, या कहो कि
कौन ट्रांजिशन अलाउड होगा वह डिपेंड करता है कि ट्रांजिशन के बाद mj के वैल्यू में चेंज क्या आता है, परिवर्तन कितना होगा। अगर एक एनर्जी लेवल से हमारा एटम दूसरे एनर्जी लेवल पर जाता है और वह ट्रांजिशन पॉसिबल है, अलाउड है, तो वह तभी संभव है जबकि इस दोनों लेवल के mj के वैल्यू का चेंज या तो जीरो होगा या प्लस माइनस वन होगा। मतलब एटॉमिक ट्रांजिशन से mj के वैल्यू में जो चेंज आएगा वह जीरो हो, अलाउड ट्रांजिशन होगा। अगर वह प्लस माइनस वन है तब भी अलाउड है, प्लस वन भी अलाउड है, माइनस वन। लेकिन डेल्टा mj का वैल्यू इस जीरो, प्लस वन और माइनस वन के अलावा कोई दूसरा आ रहा है तो वह प्रोहिबिटेड ट्रांजिशन है। दो ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड, वो अलाउड नहीं है। अब इस ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल के आधार पर आप देखिए कि कौन कौन ट्रांजिशन पॉसिबल है जब हम 2p हाफ का जो स्प्लिटेड लेवल्स है, जीमेन लेवल्स है, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो जीमेन लेवल्स है यह 2p हाफ के स्प्लिटिंग से मिला है और 2s हाफ का जो स्प्लिटेड एनर्जी लेवल्स है वह यहाँ पर नीचे में दिखाया हुआ है। ओके, तो D1 लाइन के स्प्लिटिंग की बात करेंगे तो इसी दोनों के बीच ट्रांजिशन की बात करेंगे, इसी के बीच ट्रांजिशन की बात करेंगे। ध्यान से देखो, ध्यान रखना है, सिलेक्शन रूल है कि ट्रांजिशन मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द सिलेक्शन रूल। डेल्टा mj इक्वल टू जीरो, डेल्टा mj इक्वल टू प्लस वन एंड डेल्टा mj इक्वल टू माइनस वन। जहाँ भी यह वैलिड होगा वो ट्रांजिशन सोचो अलाउड है। तो ध्यान से देखो, हमने एक ट्रांजिशन दिखाया कि इस एनर्जी लेवल से जिसके लिए आप देखिए कि mj का वैल्यू है माइनस हाफ, इस माइनस हाफ लेवल से हमने ट्रांजिशन दिखाया है। आप ध्यान से देखिए, mj इक्वल टू प्लस हाफ पर, माइनस हाफ से ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, प्लस हाफ पर। तो व्हाट विल बी डेल्टा mj, देखो माइनस हाफ से प्लस हाफ पर हुआ, चेंज निकालेंगे तो 1/2 माइनस माइनस 1/2, माइनस 1/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 और प्लस वन तो अलाउड है। तो ये जो ट्रांजिशन आपका है वह अलाउड ट्रांजिशन है। ठीक है, एक स्पेक्ट्रल लाइन ये हो गया। अब फिर देखो, अगर हम इस ट्रांजिशन की बात करते हैं, mj इक्वल टू 1/2 से mj इक्वल टू 1/2 पर ही ट्रांजिशन हो रहा है। तो यहाँ इनिशियल वैल्यू भी mj का 1/2 है, फाइनल भी 1/2 है, तो डेल्टा mj क्या होगा, 1/2 माइनस 1/2 एंड दैट इज जीरो। और ये भी तो अलाउड है, डेल्टा mj अगर जीरो है तो अलाउड है। सो ये ट्रांजिशन भी अलाउड है। तो ये दूसरा स्पेक्ट्रल लाइन मिला। अब देखो, फिर देखो, mj इक्वल टू माइनस हाफ, ये एनर्जी लेवल, ध्यान से देखिए, इससे अगर ट्रांजिशन कंसिडर करते हैं mj इक्वल टू माइनस हाफ पर, नीचे वाले पर, तो यहाँ इनिशियल mj भी है माइनस हाफ, फाइनल mj भी है माइनस हाफ, चेंज निकालेंगे जीरो। तो यह जो स्पेक्ट्रल लाइन आप देख रहे हैं इसके लिए भी डेल्टा mj का वैल्यू जीरो के बराबर है, तो ये भी अलाउड है। फिर mj इक्वल टू प्लस हाफ एंड mj इक्वल टू माइनस हाफ, इसके बीच ट्रांजिशन लेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या है, फाइनल वैल्यू है माइनस हाफ mj का और इनिशियल है हाफ। तो माइनस 1/2 माइनस 1/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 1। इसलिए यह जो ट्रांजिशन आप देख रहे हैं ये भी अलाउड है। तो क्या देख रहे हैं आप कि D1 लाइन जो एक सिंगल लाइन था इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसका स्प्लिटिंग कितने लाइंस में हो गया, गिन के देखो, 1 2 3 एंड 4 लाइंस में हो गया। अब इसमें जिस किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए डेल्टा mj का वैल्यू जीरो है वो एक्चुअली पाई कंपोनेंट है। पाई कंपोनेंट का मतलब जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में। तो ये जो आपका स्पेक्ट्रल लाइन है बीच वाला, यह दोनों, ये दोनों है पाई कंपोनेंट, जो आप इस नीचे वाले फिगर में देखिए। और जो दोनों एक्सट्रीम लाइंस है, दैट इज लेफ्ट साइड वाला और राइट मोस्ट साइड वाला, उसके लिए एक में आपने देखा था कि डेल्टा mj प्लस 1 आता है तो दूसरे में डेल्टा mj माइनस 1। तो जिसके लिए डेल्टा mj या तो प्लस 1 होगा या माइनस 1, उसको बोलेंगे सिग्मा कंपोनेंट। तो इस तरह से ये जो चार
स्पेक्ट्रल लाइन है उसमें है 2 पाई कंपोनेंट और 2 है सिग्मा कंपोनेंट, और सिग्मा कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करता है इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, यू नो। तो आपको निश्चित रूप से यह समझ में आया होगा कि कैसे हमारा सोडियम का यह जो D1 लाइन है इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वह किस तरह से 4 स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिटेड हो जाता है। क्लियर है? निश्चित रूप से आपने समझा होगा। अब बात करते हैं देखो सोडियम के D2 लाइन के स्प्लिटिंग का। D2 लाइन कब मिलता है? इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड 0 है तब, जब 2p3/2 एनर्जी लेवल से एटॉमिक ट्रांजिशन 2s हाफ पर होता है। इस वर्टिकल लाइन को देखो, 2p3/2 से ट्रांजिशन हमने दिखाया है, किस पर दिखाया है? 2s हाफ पर। इससे एराइज होता है D2 लाइन। 2s हाफ लेवल का स्प्लिटिंग आप ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यह 2 लेवल में हुआ। 2p3/2 का स्प्लिटिंग कितने एनर्जी लेवल्स में? 4 में। ये जो 4 हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हो इसमें हो गया है। दीज आर द 4 जीमेन लेवल्स। अब यहाँ भी उसी सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हुए हमको देखना है कि क्या क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है। ध्यान रखना है कि डेल्टा MJ 0 अलाउड है, डेल्टा MJ +1 अलाउड है, डेल्टा MJ -1 भी अलाउड है। आप उस ट्रांजिशन को ध्यान से देखिए। जैसे हम एक आध बताते हैं, फिर आप अपना चेक कर लीजिएगा। जैसे यहाँ देखो, हमने दिखाया है कि MJ इक्वल टू -हाफ। यहाँ देखो MJ इक्वल टू -हाफ एंड MJ इक्वल टू +हाफ। इसके बीच एक ट्रांजिशन दिखा रहे हैं। ये जो लाइन देख रहे हो, दिस रिप्रेजेंट द एटॉमिक ट्रांजिशन, इस लेवल से इस लेवल पर। और इस ट्रांजिशन से में डेल्टा MJ कितना होगा देखो। इनिशियल वैल्यू MJ का है -हाफ, फाइनल वैल्यू है हाफ। तो 1/2 -1/2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये ट्रांजिशन अलाउड है कि नहीं? तो इसी तरह से अगर आप ये जितना भी 6 लाइन हमने दिखाया है सबके लिए आप डेल्टा MJ निकाल के देखिए। ये आप स्वयं कर सकते हैं। तो देखोगे कि किसी केस में, 2 केस में आपको डेल्टा MJ का वैल्यू 0 आएगा, जो एक्चुअली 2 पाई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और 4 ऐसा ट्रांजिशन होगा जिसके लिए डेल्टा MJ का वैल्यू या तो +1 होगा, -1 होगा। एक्चुअली 2 के लिए होगा +1 और 2 के लिए होगा -1, और वो सिग्मा कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो 2p3/2 से 2s हाफ लेवल पर ट्रांजिशन से D2 लाइन मिलता था इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एक्चुअली यह D2 लाइन ब्रेक कर जाता है 6 स्पेक्ट्रल लाइन में। और यही तो हमारा एनोमेलस जीमेन पैटर्न है सोडियम डबलेट का। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप जो सोडियम डबलेट का स्प्लिटिंग कैसे होता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप उसको समझे। और इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि जीमेन इफेक्ट का ये जो एक्सप्लेनेशन है क्लियरली आपके दिमाग में आ गया होगा, ऐसा हमको पूरा डीप फेथ है ना। तो आप इस बात को देखिए, हमने यहाँ मेंशन भी कर दिया कि जो अगर डेल्टा MJ 0 है तो उसको पाई कंपोनेंट कहेंगे। उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वह वाइब्रेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। E पैरेलल टू B का मतलब ये नहीं कि जो E इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू B कहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में होता है। ठीक उसी तरह से सिग्मा कंपोनेंट के लिए इसका वैल्यू होता है डेल्टा MJ का +-1, और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेट करता है इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द applied magnetic field. So in this way you have explained the Zeeman pattern for the sodium doublet. Zeeman pattern कैसा होगा, एनोमेलस जीमन पैटर्न सोडियम डबलेट का, ये आपने एक्सप्लेन कर दिया।